हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो DSSB प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइकोलॉजी के कोर्स से बिल्कुल जुड़ सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और जहां मैं आपको कराती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। सो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां हम टॉपिक्स तो करते ही, कंसेप्ट तो क्लियर होते ही है, साथ में मैं MCQs भी कराती हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। साथ ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है जीके और हिंदी का कोर्स, जहां हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जानते हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एंड न्यू कंसेप्ट के बारे में। साथ ही न्यू डेटा भी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराती हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सो लिंक आप लोगों को सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूछा गया है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, पूछा गया है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो आपका जाकार्ता है, जाकार्ता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता और यहीं पर है आपका एशियन का हेडक्वार्टर। और एक चीज़ यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एशियन या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है, उसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? उसका जो प्रेजेंट या करंट में सेक्रेटरी जनरल है, उसका नाम क्या है? तो बेटा अक्सर पूछा जाता है अलग अलग संस्थाओं के सेक्रेटरी जनरल, तो एशियन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है लिम जॉक। जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है लिम जॉक, तो याद रखिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो कि काफ़ी बार एग्जाम से पूछी गई है, DSSB में पूछी गई है। तो पूछा जाता है कि एशियन में टोटल कितने मेंबर्स है या कितने नेशंस इसके सदस्य है, कितनी कंट्रीज इससे जुड़ी हुई है? तो 10 कंट्रीज है जो कि एशियन के मेंबर्स है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, ओलिविया कोलमैन ने 2019 में डैश के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में ऑस्कर जीता। तो ऑस्कर अवार्ड हो गया या फिर कोई भी बड़े बड़े अवार्ड्स हो गए, सिनेमा से रिलेटेड हो गए, बॉलीवुड में जो भी अवार्ड्स मिलते हैं उनसे रिलेटेड हो गए, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओलिविया कोलमैन को जो अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, ऑस्कर अवार्ड जो मिला है वो मिला है द फेवरेट मूवी के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो ओलिविया कोलमैन है ना, वो ब्रिटिश एक्ट्रेस है, वो एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है और जिनको बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, लेकिन ये मिला है 2019 में। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, कभी आपको रिसेंट कुछ डेटा पूछा जाए और आप लोग प्रीवियस लगा के आ जाओ ऑप्शन में अगर मौजूद हो, तो ऐसा नहीं करना है, ईयर भी साथ में याद रखना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3, डेवलपमेंट इज फ्रीडम के लेखक कौन थे? पूछा गया है एक पुस्तक के लेखक। तो डेवलपमेंट इज फ्रीडम के जो लेखक रहे हैं वो रही है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर है, तो ये याद रखिएगा। बुक्स में से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो पूछा है, वह एक शिक्षिका बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी और उन्होंने 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, वह कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सावित्री बाई फुले, जिन्होंने जो पहली भारतीय महिला बनी, एक शिक्षिका, फर्स्ट फीमेल टीचर जिसको कह सकते हो आप लोग, और 1848 में इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला। तो यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सावित्री बाई फुले थी ना, वो एक सोशल रिफॉर्मर तो थी ही, एक समाज सुधारक तो थी ही, साथ में वो एक एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्री और एक पोइट भी रही है, कवि भी, कवित्री भी रही है महाराष्ट्र की। और ये जो स्कूल की यहाँ बात की गई कि लड़कियों के लिए इन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, तो इन्होंने इसमें जो इनके हस्बैंड थे जिनका नाम था ज्योतिराव फुले, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने भी इनकी बहुत मदद की, तब ये स्कूल खोला था। तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन पूछा गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस वीडियो, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध के रूप में इनसे उस
इसने उसे वापस कर दिया, वह व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो नाइटहुड से, ये जो नाइटहुड से सम्मानित कहा है ना, नाइटहुड को सर की उपाधि भी कहते हैं, है ना। बहुत सी जगह आप लोगों को पढ़ा होगा रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था, तो वो सर की उपाधि ही नाइटहुड है। ओके। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो इनको ये सम्मानित किया गया था ना, ये किया गया था लिटरेचर में इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए, लिटरेचर या साहित्य में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए 1915 में। और किसने दिया था इनको? दिया था ये सम्मान किंग जॉर्ज फाइव ने। किंग जॉर्ज फाइव ने ये सम्मान दिया था। लेकिन इन्होंने जब जलियांवाला बाग में 1919 में जो बहुत ही इनोसेंट लोगों की इतनी हत्या हुई, तो उसके बाद इन्होंने ये टाइटल जो है वो लौटा दिया था। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको। यहाँ से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा जलियांवाला बाग जो मैस्कर हुआ 1919 में, तो उसकी कई बार तारीख पूछ ली जाती है। तो बेटा 13 अप्रैल जो कि एक बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है डीएसएसबी में। तो मुझे याद आया तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो चोल राजवंश का जो बेटा संस्थापक रहा वो रहा विजाल्य चोल। विजाल्य चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने तंजौर किंगडम को अपने कब्जे में लिया था 8th सेंचुरी में, और उसके बाद जो है चोला डायनेस्टी को फाउंड किया। और इन्होंने जो हराया था ना, वो हराया था पल्लवास को। इन्होंने डिफीट किया था पल्लवास को, और तब चोल राजवंश की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस वीडियो, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए है पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, जिनेवा। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पर कि रोम की अगर बात करूँ तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग पढ़ते हो, पूछा जा चुका है डीएसएसबी में ये भी, तो वो भी इटली रोम में है। कहाँ पर है? इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करूँ जिनेवा में, तो जिनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों का कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर बात करूँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 7 से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस वीडियो, संविधान सभा के कार्यों पर समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पूछा गया है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके जो चेयर पर्सन थे उनका नाम क्या था? तो वो थे जीवी मावलंकर भी जिनको कहते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। और कुछ और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के रिलेटेड मैं देना चाहूँगी। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो कुछ कमिटीज़ और उनके चेयरपर्सन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये सभी कमिटीज़ थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार मैं रिकॉल कराना चाहूँगी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, झंडा कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये क्वेश्चन आ चुका है, डीएसएसबी की ही बात कर रही हूँ। तो राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो गया था। अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना जीके की तो आपको भी याद होगा। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के जो चेयरपर्सन रहे बेटा वो रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। जीवी मावलंकर इज द राइट आंसर हियर। कमेटी ऑन द माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तो इसके भी जो चेयरपर्सन रहे एक्सक्लूडेड एरिया और ट्राइबल एरिया और माइनॉरिटी के लिए, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे। कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर के जो चेयरपर्सन रहे वो रहे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन दी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्पेशल कमेटी बनाई गई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको जांचने के लिए, तो उसके जो चेयरपर्सन रहे वो रहे अलादी
कृष्णा स्वामी अय्यर, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी अक्सर पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सितारे लगा लीजिए, बी आर अम्बेडकर, और मोस्टली को याद भी होगा, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी ए वी ठाकर इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन रहे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी की बात करूँ तो ए वी ठक्कर, और नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, अगेन चेयरपर्सन रहे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जे बी कृपलानी, हाउस कमेटी के जो थे वे थी पी पट्टावी, सितारा मैया। तो ये सब कुछ कमिटीज़ है जिनके आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अक्सर ये चीज़ जो है एग्जाम में आप लोग पूछ ली जाती है, ठीक है। तो स्टेट्स कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वे थे जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू। तो आप चाहो तो कहीं पर ये पूरा रिकॉर्ड रख सकते हो, जो भी आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग इनको गो थ्रू कर सकते हो अपने एग्जाम में जाने से पहले। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, एपी कल्चर इज रिलेटेड टू द रियरिंग ऑफ। इंग्लिश वाले मीडियम स्टूडेंट्स भी इसी नाम को देखेंगे कि एपी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है। पहला हो जाएगा मधुमक्खी, दूसरा हो जाएगा मछली फिश, तीसरा हो जाएगा शिप, और चौथा हो जाएगा बर्ड्स। तो ये ऑप्शन दिए हुए है एपी कल्चर रिलेटेड टू बीज। तो बताना चाहूँगी कि जो एपी कल्चर है बेसिकली वो क्या है, मधुमक्खी पालन है। और जब आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते होगे तो आप लोग पढ़ते होंगे ना कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, पढ़ते हो ना, और उसका नाम क्या होता है, एपी कल्चर। और जब अगर बात करूँ बर्ड्स की तो अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अगर ये चीज़ हो, या फिर आपसे पूछा जाए कि जो पक्षी पालन है उसको उसका क्या नाम है, उसको कहते बेटा एवी कल्चर, एवी कल्चर। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ना एवी कल्चर और एपी कल्चर याद रखेंगे, एवी कल्चर और एपी कल्चर दोनों याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इंग्लिश में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ऑप्शंस जो है इंग्लिश मीडियम में दे दिए जाए। तो एपी कल्चर का ना याद करने की ट्रिक है, जो पी है, बीज क्या बनाती है, हनी बनाती है, शहद बनाती है। तो इस पी को पकड़ सकते हो कि जो बीज है, मधुमक्खी है, वो प्योर शहद बनाती है, सबसे ज़्यादा प्योर शहद बनाती है। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो ट्रिक को याद रख सकते हो। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डैश लोकसभा के लोगों की सभा की अधिकतम संख्या को 552 तक सीमित करता है। दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है प्रीवियस वीडियो में ही मैंने दिया था, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन रिपीटेड है। आर्टिकल 81 में बात की गई है कि लोकसभा के जो लोगों की सभा, जो आपका लोकसभा है ना, उसमें अधिकतम सीट जो है वो 552 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। तो ये चीज़ पूछी जा चुकी है। अगर बात करूँ बाकी के आर्टिकल्स की, तो बेटा ये चीज़ आर्टिकल नंबर 331 आप याद रख सकते हो कि जो आर्टिकल 331 है ना आप लोगों का, वो है, ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति है, उनके पास ये ताकत होती है कि वो 2 मेंबर्स को चुन सकती है। जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो मेंबर्स है, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकती है। अगर उनको लगता है कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है संसद में, तो लोकसभा के 2 मेंबर्स को चुनने का उनको हक है। आर्टिकल नंबर 331 भी याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 81 2 बार पूछा जा चुका है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करूँ आर्टिकल नंबर 80 की, तो ये हो जाता है आपका जो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है ना, उससे रिलेटेड हो जाता है। जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उससे रिलेटेड हो जाता है कॉम्पोजिशन से। फिर अगर बात करूँ अनुच्छेद 170 की, तो ये हो जाता है जो स्टेट में आप लोगों का जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट है, उससे रिलेटेड हो जाता है। वही बात जो आपकी आर्टिकल 81 में कही गई है, ये आपका जो सेंट्रल लेवल पे कही गई है। आर्टिकल 170 में क्या है, वो आपके स्टेट लेवल पर कही गई है। इसमें कहा गया है कि जो आपका विधानसभा ऑफ अ स्टेट है, एक राज्य की जो विधानसभा है, उसमें 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते। तो यही बात इसमें बताई गई है। और एक एंग्लो इंडियन मेंबर हो सकता है। कितना हो सकता है, एक एंग्लो इंडियन जो मेंबर है वो नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 170 और आर्टिकल नंबर 81 में डिफरेंस। तो ये याद रख सकते हो आप। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
आई विल बी थैंकफुल टू यू। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में 10 न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।